हाय लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द 8th लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो प्रीवियसली आप सभी ने देख रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन निकालने के तमाम तरीके देख रखे हैं, जहां पे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं प्रीवियसली हमने क्या किया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। एक आइडिया आपको फिर से मैं एक रिवाइज करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस केस में निकालते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, नॉन एग्जैक्ट हो। अब जब नॉन एग्जैक्ट होगी तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे। अब एक ऐसा फैक्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, एग्जैक्ट बना दे, उसे ही हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लास्ट क्लास में हमने निकालने के कई सारे तरीके देखे, 5-6 तरीके देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने एक बार समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है कैसे निकालते हैं, बाई 4 मेथड्स। कौन कौन से वो मेथड है? mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ndy इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे y आपका m में y जो होता है वो कांस्टेंट होता है, साथ ही साथ जो n होता है वो फ्री फ्रॉम x होता है। ये तो रही बात प्रीवियसली क्लास की, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास का हम टारगेट देखते हैं। तो वो जो आज की क्लास में हम मेनली करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। ये तो हमारा मेन है ही। साथ ही साथ हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसका, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो बच्चों, लीनियर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि अब इसका हमने क्या करना है, दो रिजल्ट है, इसके दो रिजल्ट हैं। रिजल्ट को समझेंगे, प्रूफ के लिए आप हमारी क्लास देख सकते हो। यहाँ पे केवल हम रिजल्ट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला रिजल्ट है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड हो, कैसे, चलिए देखते हैं। पहला तरीका है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के समझ आ जाएगा आपको कि एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकाल दोगे। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं इसे IF से रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों यहाँ पे IF कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल का पावर px dx, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से इस रिजल्ट से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, एंड आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने का कैसा तरीका है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये जो q है जो केवल और केवल फंक्शन ऑफ x है, दिस qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। इस रिजल्ट से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको? चलिए इसका जो दूसरा रिजल्ट है उसको भी हम उसका रिजल्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा जो रिजल्ट है बच्चों वो है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से है, dx प्लस dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है। इस तरीके से है। अब देखो पिछले वाले में क्या था, y था, px इंटू वाई था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, py इंटू एक्स, py इंटू एक्स। तो इसको हम समझ भी सकते हैं। पिछले वाले में क्या था, q और p केवल और केवल फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पे p और q जो है केवल और केवल फंक्शन ऑफ y है। शर्त क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें जो डेरिवेटिव है
वो dx अपॉन dy के फॉर्म में हो। पिछले वाले में dy बाई dx के फॉर्म था, dy बाई dx होगा तब y होगा बच्चों, और वहीं पे जब dx बाई dy होगा तो यहाँ पे इंटू x होगा। क्लियर है? अगेन प्रोसेस वही है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकालेंगे डायरेक्टली, जो हमने पता है 4 तरीके। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सेम रिजल्ट, IF विल बी e टू द पावर py dy। क्लियर है? और वहीं पे जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट ऐड ऑन किया जाता है। तो बच्चों ये है आपके 2 मेन रिजल्ट। इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं इस पे बेस्ड एग्जांपल करके, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा मेन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट उसको डील करेंगे। तो एक बार आप फिर से देख लो कि इसके लिए क्या रिजल्ट आपका लगने वाला है। साथ ही साथ जब ये हो हमारा फॉर्म तो यहाँ पे क्या रिजल्ट लगने वाला है। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस एक्स dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए सॉल्यूशन निकालिए आप सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर लगा के आप सभी सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से कन्वर्जन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ये जो 1 प्लस एक्स है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विल बी 1। यहाँ पे माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, और बच्चों यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एक उसका टर्म एक उसका फैक्टर कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। क्लियर है सबको? चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे फॉर्म से मिलता जुलता है, जहाँ पे p और q क्या है। अगर मैं कंपेयर करूं तो p की वैल्यू यहाँ पे -1 प्लस एक्स है, वहीं पे q की वैल्यू बच्चों 1 प्लस एक्स है। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी हमारा जनरल फॉर्म होता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस पी वाई पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इस फॉर्म में है, तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई टू द पावर पी एक्स। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो -1 पहले ही ले लो अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, ln 1 प्लस एक्स। तो यहां से हमें मिला e टू द पावर माइनस ln 1 प्लस एक्स। अगर लॉगरिथम के पहले माइनस हो तो वो माइनस अंदर जाके कैसे बन जाता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है e टू द पावर ln 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? अब एक रिजल्ट तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, क्या रिजल्ट है वो, कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और ये जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब जब ये एक दूसरे के इनवर्स है तो एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और यहां से बेसिकली क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल चुका है, अब हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका बच्चों जनरल सॉल्यूशन जो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू क्या होता है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे मिला दिस dx प्लस सी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां से हमें क्या मिला, e टू द पावर x dx प्लस सी। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस सी। क्लियर है। सॉल्यूशन क्या बना, y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। तो y क्या हुआ, y विल बी, ये 1 प्लस एक्स यहाँ पे किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, तो इस साइड किस फॉर्म में चला जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली क्या मिला, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। सो या दिस इज द आंसर। सबको बात समझ आ गई। तो इस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं जो किस फॉर्म में हो, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो सबसे पहले बच्चों हम वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं एंड आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड, या फिर कह लें कि वी विल हैव द सॉल्यूशन, या फिर यू कहें जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए, ये तो रही बात इस पे बेस्ड, इस रिजल्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो दूसरा रिजल्ट है उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिर से समझते इस क्वेश्चन को कि कुछ इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों गिवन थी, जिसको हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म में बनाया, फिर वहां से हमने क्या किया, यहां से हमने सॉल्यूशन निकाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। तो यहां से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये dx बाई डी वाई और dy बाई डी एक्स का फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले बच्चे यहाँ पे क्या किया जाए। अच्छा, उसके अलावा जो आज का मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लो आज का क्लास नहीं है, प्रीवियस क्लास को अगर हम देखें तो कौन से फॉर्म से ये कर सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पे एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, डायरेक्ट सॉल्यूशन। अगर एम वाई इज इक्वल टू नॉट एन एक्स होगा तो वहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए वो तो आप एज अ होमवर्क करना। फिलहाल हम देखते हैं क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किया ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर मैं दो तरीके से इसे लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो हमें बच्चों समझ नहीं आया कि इसे dy बाई डी एक्स का फॉर्म लेना है या फिर dx बाई डी वाई का। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लेते हैं, क्योंकि बचपन यानी जब से हमें होश आया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का, तब से हम एक ही काम कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स। तो चलिए अगेन dy बाई डी एक्स का फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स y dy बाई dx। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। फॉर्म क्या कहता है, dy बाई dx को सेपरेट कर लो, तो हमने क्या किया, इसे सेपरेट किया। तो सेपरेट किया तो dy बाई dx, अब जो भी इसके साथ कोफिशिएंट में है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहां से क्या मिला, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्म क्या कहता है, जनरल फॉर्म, कि dy बाई डी एक्स हो प्लस पी एक्स इंटू वाई हो इज इक्वल टू क्यू एक्स हो। तो यहां से क्या हमें पी एक्स इंटू वाई का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे तो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट हैव वाई का फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, हमें तो वाई लीनियर चाहिए होता है, मतलब यहाँ से काम नहीं बनने वाला। तो चलिए क्यों ना हम दूसरे तरीके को अपनाएं, वो क्या कहता है कि dx बाई डी वाई के फॉर्म में रखो। चलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं तो 1 को कैसे रीराइट किया जा सकता है, dx बाई डी वाई के फॉर्म में। तो चलिए करते हैं, यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई डी वाई
प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स y, ये बना। ठीक है, अगेन जनरल फॉर्म क्या कहता है कि जो dx बाई डी हो या फिर dy बाई dx हो, वो दोनों टर्म जो होता है उनके कोफिशिएंट होने चाहिए 1। यहाँ पे तो ये एक टर्म है, तो क्यों ना इस टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाए। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से बच्चों में मिला dx बाई डी माइनस प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी। चलो थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे हम अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स। तो यहाँ पे पी वाई क्या बना, पी वाई यहाँ पे है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, पी वाई इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ पे क्यू वाई क्या है, क्यू वाई इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें कोई दिक्कत नहीं आई, आसानी से हम जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। अब जब हमें जनरल फॉर्म दिख गया तो क्यों ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए। तो बच्चों यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, IF विल बी e टू द पावर पी वाई। पी वाई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट करना है। अब एक रिजल्ट तो आप सभी को याद होगा, इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं उसमें से ये एक है कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है y के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स y। तो बच्चों ये क्या हो गया e टू द पावर tan इनवर्स y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है हमें। अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आजाद हैं, है ना। चलिए जनरल सॉल्यूशन इसका लिखा जाए। तो जनरल सॉल्यूशन विल बी x इंटू, इसमें क्या होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपका QY है वो इनटू IF। तो QY क्या है बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y dy, और रिजल्ट क्या कहता है कि एक कांस्टेंट भी हमें ऐड करना है। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी टर्म आपस में एक दूसरे को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो इसे तो पूरे टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियसली 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कर रहा था, 1 प्लस एक्स उसको कैंसिल कर दे रहा था न्यूमरेटर से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं इसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो माना कि लेट e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू p। अब हमारी इक्वेशन कैसी थी, जिसमें dy आ रहा था। अब इस टर्म में dy कैसे आएगा, जब तक इसे डिफरेंशिएट ना करें। तो जैसे ही डिफरेंशिएट किया dy मिल जाएगा। तो क्यों ना इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो e टू द पावर tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e टू द पावर tan इनवर्स y, एक्सपोनेंशियल जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि e का जो पावर है वो भी एक फंक्शन है, tan इनवर्स y भी एक फंक्शन है। तो चेन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो चेन रूल कहता है कि पहले तो जो फर्स्ट आ रहा है फर्स्ट कम एंड फर्स्ट को, इस टाइप फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, इस टाइप से कह सकते हैं। तो पहले एक्सपोनेंशियल आया, कर लिया हमने। दूसरा का आया, दूसरा आया हमारा tan इनवर्स y। tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। क्लियर है, हमने ये कुछ खुद से अज्यूम किया, खुद से लेट किया कि सपोज कुछ इस तरीके की इक्वेशन है जिसको मैंने ये माना। अब एक बार फिर से इक्वेशन की तरफ चलते हैं, अपने ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ, विच वॉज e टू द पावर tan इनवर्स y dy इज अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर था। इस पूरे को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमें ये मिला तो जनरल सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू
tan इनवर्स y तो एज इट इज रखेंगे, और ये बाकी सारे जो टर्म है दिस इज नथिंग बट dt। ठीक है, क्या हो गया, tan इनवर्स y और ये है बच्चों dt प्लस कांस्टेंट। ठीक है, हमें ये मिला। अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। अब यहां से हम देख सकते हैं कि e टू द पावर tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया dt। tan इनवर्स y को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, tan इनवर्स y को ही तो, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट ना लेके, क्योंकि फिर tan इनवर्स y बच गया, तो क्यों ना इस रिप्लेसमेंट को ना लेके कुछ इस तरीके से रिप्लेसमेंट करें। ये हमारा रिप्लेसमेंट लेने से काम नहीं बनने वाला है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्वेश्चन देख के आपको तुरंत समझ नहीं आएगा कि रिप्लेसमेंट क्या लेना है, किस तरीके से उसे अज्यूम करना है। तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। यहाँ पे इसको लेने से काम नहीं बना, तो क्यों ना मैं tan इनवर्स y को कुछ ले लूं। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स y को बच्चों एक नए वेरिएबल से रिप्लेस किया। अब tan इनवर्स y का हमें पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। तो हमारी जनरल इक्वेशन किस तरीके से सिंप्लीफाई होगी, यहाँ से सिंप्लीफाइड होगी हमारी जनरल इक्वेशन आई x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, tan इनवर्स y को ही हमने क्या लिया है बच्चों, t लिया है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर dy क्या बन गया है, dt। तो t इंटू e टू द पावर t dt ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर tan इनवर्स y था। हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन गई, मतलब ये रिप्लेसमेंट जो है ये सही है, जबकि ये सही नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ से दो फंक्शन है, t एक अलग फंक्शन है, e टू द पावर t एक अलग फंक्शन है। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। तो माना कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन बच्चों e टू द पावर t, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ 1, तो यहां से हमें मिला 1 इनटू जो भी सेकेंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन। तो यहां से बच्चों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt इज प्लस c। ठीक है, अब ये 1 इंटू ई टू द पावर t क्या बना, e टू द पावर t, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t। चलिए लिखते हैं इसको, यहां से हमें मिला t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस c, और इस साइड है आपका x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है हमारा, t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस c। बट ये यहां से तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, बट जो t है वेरिएबल, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वेरिएबल, क्योंकि जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं वो क्या है, x है और y है। ये t जो वेरिएबल है इसे हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है, तो हम अपने वाले वेरिएबल तो ले नहीं सकते, तो डेफिनेटली इसे इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें मिला tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c, और यहाँ से x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब ये e टू द पावर tan इनवर्स y जो LHS का है, RHS में जाके क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, यहां से बना e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, यहां से tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c। ठीक है,
ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स वाई में ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई से मल्टीप्लाई करो तो जो भी एक्सपोनेंशियल का पावर है वो आपस में एड ऑन हो जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी जीरो। इसका मतलब है ई टू द पावर जीरो। अब ई टू द पावर जीरो की वैल्यू हमें पता है वो होती है 1, तो यहां से क्या मिला बच्चों, डायरेक्टली टेन इनवर्स वाई, सेम इसके साथ भी ये दोनों सेम है तो माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स वाई एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो यही है हमारे दो रिजल्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे दो फॉर्म चेक करना होता है कि कौन से फॉर्म में है, जिस फॉर्म से मिलता जुलता है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, बात सबको समझ आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि आज की हमारी मेन क्लास का जो मेन टॉपिक है विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह लो, सेम ही चीज है। सेम चीज तो नहीं है, मतलब लीनियर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो बच्चों, वो आपकी कुछ इस तरीके से हो जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट ना हो, साथ ही साथ जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसके डेरिवेटिव जो हैं उन सब की डिग्री सेम 1 हो। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, यहाँ पे है हमारा कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या मतलब समझ आया? अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो यहां से मैं क्या समझ आया कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक डेरिवेटिव हो, तो dy बाई डी एक्स प्लस ए वाई एक्स, मतलब कुछ भी ए वाई, ए लिख लो फंक्शन एक्स प्लस बी फंक्शन ऑफ वाई प्लस सी, कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, यही इक्वेशन को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या समझ आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल जो आपके डेरिवेटिव्स हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हर जगह थ्रू आउट केवल कांस्टेंट हो। अब अभी तक हमने क्या सीखा है, डे 1 में हमने क्या सीखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बेसिक। डे 2 में हमने फॉर्मेशन सीखा। डे 3 में बच्चों उसके बाद से हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन हमने किसका निकाला है, अभी तक हम काम करते हुए आए हैं किस पे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अभी तक हम इस पे काम करते हुए आए हैं, बट यहाँ पे अभी फिर से पढ़ने का तो मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे तरीके पढ़ लिए। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, देन उसका रिडक्शन, फिर उसके बाद है आपका होमोजीनियस मेथड, देन उसका रिडक्शन, फिर है एग्जैक्टनेस, फिर है उसका रिडक्शन। ठीक है, तो ये सारे तरीके हमने पढ़ लिए। इसके अलावा भी अभी अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अभी तक ये तो डन हो गया। तो हम किसका सीखेंगे, किसका कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो मेन जो है हमारा मेन है हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो, 2 हो, मतलब उसे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाता हो। तो कैसे हो सकती है इक्वेशन, सपोज y डबल डैश प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स बोल लो, क्यू एक्स बोलो, वॉट एवर। ठीक है, माना कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल यही होगा। सेकेंड है तो फर्स्ट का भी हम लेंगे, क्योंकि हम तो जनरल फॉर्म बना रहे हैं ना, तो जनरल फॉर्म में तो हम सेकेंड भी इंट्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इंट्रोड्यूस करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ इन सब के अलावा जो केवल और केवल फंक्शन ऑफ एक्स है उसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन जैसे कि हमने प्रीवियसली समझा कि जब भी एफ एक्स आपका 0 हो तो वहाँ पे केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला जाता है। वहीं आपका जब भी एफ एक्स हो जाए नॉन जीरो तो वहाँ पे बच्चों
पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। खैर हमारा अभी मेन कंसर्न आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की तरफ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ नहीं है। तो माना कि fx क्या है, 0 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे क्या बनी, y डबल डैश ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा बात ये आती है कि a और b क्या है, तो बच्चों a और b आपके कांस्टेंट है, जो कहाँ से आ रहे हैं, एक रियल नंबर से। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो गई। अगर मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को, आप सभी को पता है, डी से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डेरिवेटिव को दिखाते हुए। अच्छा एक चीज और बताओ, ये कैसे इक्वेशन आपको दिख रही है, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डेफिनेटली यहाँ से जो दो रूट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैसे भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, बट हमें इतना समझ आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो रूट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं 2। अब वो कैसे 2 हो सकते हैं, रियल, ठीक है, रियल में भी कैसे, रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब रियल में कैसे हो सकते हैं, दोनों रूट्स सेम हो, ठीक है, और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हो। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स रूट्स की एक खास बात है कि जैसा भी पहला रूट होता है, जो दूसरा रूट होता है, उसी पहले रूट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अगर एक रूट आ गया है तो डेफिनेटली आपको दूसरे रूट की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी का कॉन्जुगेट ले लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हमें इस इक्वेशन को देख के इतना समझ आ गया कि 2 रूट्स निकलने वाले हैं और वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रियल हो या तो इमेजिनरी हो। रियल होंगे तो 2 तरीके से दोनों ही रूट सेम हो या दोनों ही अलग अलग हो। अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो डेफिनेटली एक मिल गया तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। अब यहाँ से हमें क्या समझ आया कि रूट्स तो बच्चों हमें ये मिला, इक्वेशन तो हमें ये मिली, सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो पहले हम रूट्स की बात करते हैं। तो माना लेट λ1 एंड λ2 बी 2 रूट्स। हमने माना है कि λ1 और λ2 बच्चों क्या है, 2 रूट्स है। अब जब 2 रूट्स है तो पहले केस को डिस्कस करते हैं। केस 1 कि अगर दोनों ही रियल और डिस्टिंक्ट है, दोनों रूट्स, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है। यहां से अगर मैं देखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है y माइनस λ1 इंटू वाई माइनस λ2। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो y ना लिख के डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग लैम्डास को देखते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे 2 रूट्स बने थे, तो क्यों ना इसके अकॉर्डिंग लिखें। तो d माइनस λ1 इंटू डी माइनस λ2। यहाँ पे हम काम किसके साथ कर रहे थे, y के साथ, तो लिख दो इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ आई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें 2 रूट्स मिले। माना कि पहले केस में कि रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इस इक्वेशन को किस तरीके से रीराइट किया जा सकता है। चलिए अब इस पूरे को आप मान लो u लेट d माइनस λ2 y इज इक्वल टू u। ठीक है, तो यहां से क्या मिला, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, d माइनस λ1 इंटू यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, d माइनस λ1 इंटू यू इज इक्वल टू 0, यहां से ये इक्वेशन बनी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से d इंटू यू क्या हुआ, u का डेरिवेटिव मतलब u डैश, ठीक है, माइनस λ1 u इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हुई। बात सबको समझ आया। ये u क्या है, इस पूरे को हमने u माना था। अब यहां से अगेन ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया, du अपॉन dx माइनस λ1 u इज इक्वल टू 0, मतलब dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx का फॉर्म है। तो बच्चों यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस λ1
क्योंकि ये क्या है, u का कोफिशिएंट है -λ1 और u डैश का क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे x है ना, तो u का मतलब हुआ, u डैश का मतलब du अपॉन dx। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं बच्चों मिला e टू द पावर -λ1 x। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन विल बी, अब यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में करें तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -λ1 x इज इक्वल टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे qx की वैल्यू बच्चों क्या है, 0 है, 0 है तो लिख दीजिए, तो 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 0 इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट। अब 0 का इंटीग्रेशन करने का मतलब है ना, ये पूरी वैल्यू ही इसको 0 कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या मिला, u e टू द पावर -λ1 x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों यहाँ से क्या मिला, u की वैल्यू c1, इसे एक कांस्टेंट c1 बोल दो, ठीक है। तो c1 इधर आके ये e टू द पावर λ1 x ये बन गया, ठीक है। u की वैल्यू आ चुकी है। अब इसे क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें, हमारी जो हमने अज्यूम किया था कि d माइनस लैम्डा टू वाई इज इक्वल टू यू, चलिए इसमें पुट करते हैं इक्वेशन ए में। ए से क्या मिला हमें, फ्रॉम ए d माइनस लैम्डा टू वाई इज इक्वल टू यू, और u की वैल्यू है बच्चों c1 e टू द पावर λ1 क्लियर है। चलिए यहां से हम अगेन इसका जो मीनिंग है ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो dy का मतलब क्या हुआ, y का डिफरेंशिएशन मतलब y डैश, तो y डैश माइनस λ2 y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर λ1 x। क्लियर है सबको। अगेन ये किस फॉर्म से हमारा मिलता जुलता है, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx। चलिए तो यहां से हमें क्या मिला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सकता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पे ये क्या आया, e टू द पावर माइनस λ2 dx, क्योंकि अगेन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, dy बाई dx है, तो dx होगा, क्योंकि y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। यहां से इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन विल बी y इंटू, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस λ2 x इज इक्वल टू qx। बच्चों यहाँ पे qx की वैल्यू क्या है, c1 e टू द पावर λ1 x, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस λ2 x dx प्लस एक कांस्टेंट c2 बोल दीजिए, ठीक है। बात सबको समझ आ गई। चलिए तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई करें, तो एक्सपोनेंशियल के पावर्स आपस में एड ऑन हो जाएंगे। तो यहां से मिला c1 e टू द पावर λ1 माइनस λ2 इंटू x dx प्लस c, इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो यहां से हमें मिला c1 e टू द पावर λ1 माइनस λ2 x अपॉन λ1 माइनस λ2 प्लस c। अच्छा इसको हमने c2 बोला था, तो ये आया। क्यों ना ये जो आया है y इंटू e टू द पावर माइनस λ2 x, इसको इस साइड भेज दिया जाए। तो यहां से हमें क्या मिला, ये e टू द पावर माइनस λ2 के फॉर्म में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा e टू द पावर λ2 x। और बच्चों एक बात बताओ, c1 क्या है, एक कांस्टेंट है, λ1 और λ2 हमने क्या लिया था, रूट्स लिया था। कैसे रूट्स थे, रियल और डिस्टिंक्ट, तो बेसिकली वो एक नंबर ही तो थे। तो माना कि यहाँ से क्या आया, दिस इज a, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, अलजेब्रा ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने उसे एक नया कांस्टेंट बोला दिस, और यहाँ से e टू द पावर, अब ये माइनस λ2 इस साइड जाके क्या हुआ, प्लस λ2, तो माइनस λ2 प्लस λ2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा इसके पास, λ1 x।
क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो है C2, C2 को आप नया कांस्टेंट B बोल दो, ठीक है, क्योंकि हमने A ले लिया तो थोड़ी सी अपने कन्वीनियंस के लिए A और B, C और D इस टाइप की तो कांस्टेंट्स लेते हैं, तो इसलिए अपने कन्वीनियंस के लिए हमने B ले लिया। अब ये e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इस साइड आके e टू द पावर लैम्डा 2x ये बन गया, ठीक है। तो जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो, सेकंड ऑर्डर हो, साथ ही साथ जिसके रूट्स बच्चों क्या हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो वहां पे जो सॉल्यूशन बनने वाला है कुछ इस तरीके का बनने वाला है। क्लियर है। सेम अगर अब मैं जैसे कि यहाँ पे तो मैंने प्रूफ कर दिया, पूरा डेरिवेशन बता दिया आपको, अब मैं बाकी जो दो रिजल्ट्स हैं उसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। तो केस 2 माना कि रूट्स कैसे हैं, रियल और सेम, तो यहां से जो बच्चों सॉल्यूशन मिलने वाला है वो होगा C1 e टू द पावर, C1 ना लेके ए भी ले सकते हैं, तो e टू द पावर लैम्डा 1। अब ये रूट्स कैसे मिल रहे हैं आपके, सेम मिल रहे हैं, तो लैम्डा लैम्डा बोल सकते हैं। पहले वाले में अलग अलग थे तो इसीलिए हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बोला, यहाँ पे सेम है तो लैम्डा लैम्डा बोल सकते हैं। चलिए प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर लैम्डा एक्स, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। दो बार रूट्स रिपीट हुए तो इस वजह से इंटू एक्स किया। अगर मान लो 3 रूट्स वाली इक्वेशन होती, जैसे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, तो वहां से क्या समझ आता कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और पूरे का ब्रैकेट इंटू ई टू द पावर लैम्डा एक्स। क्या कह रही हूं मैं, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात समझ आया कि यहाँ पे जब रूट्स 2 हैं और सेम है तो ये फॉर्म, 3 रूट्स हो और तीनों सेम हो तो बच्चे क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ ई टू द पावर लैम्डा एक्स। 4 हो तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर। अब जो तीसरा है कि रूट्स कैसे हो आपके, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वाई एक्स इज इक्वल टू, अब ये रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ऐसे नंबर जो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट किया जाए, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो सपोज यहाँ पे कैसे रूट्स है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये 2 रूट्स है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इस फॉर्म में होगा। अब जब ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट, तो ये दूसरा रूट बन गया। क्लियर है। तो सपोज इस तरीके के रूट्स हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ये है आपका b, ठीक है, ये होगा आपका सॉल्यूशन। बात सबको समझ आ गई। तो आज की क्लास में हमने 3 तरीके के रिजल्ट देखे। अभी इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट में कि अगर रूट सेम है, सॉरी रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट है, तो a e टू द पावर लैम्डा 1x प्लस b e टू द पावर लैम्डा 2x, अगर सेम है तो ये रिजल्ट, और अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरीके का फॉर्म बनने वाला है। ठीक है, पहले को हमने डिराइव किया, सेकंड और थर्ड आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने पहले वाले को जिस तरीके से, जिस अप्रोच से और जिस आर्गुमेंट से काम किया था, सेम अप्रोच सेम आर्गुमेंट दे सकते हो, आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन सेम हूबहू यही आएगा। ठीक है, तो हमें रिजल्ट हमने लगाना था तो इस वजह से मैंने रिजल्ट लगा दिया है। प्रूफ के लिए आप सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो। चलिए, अब वही चीज है कि मैथ्स की तो खासियत यही है कि कोई भी रिजल्ट करो, जब तक उसके प्रैक्टिकल जब तक उसके एप्लीकेशंस ना करे, मन ही नहीं भरता, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ लिया। तो वही चीज है कि हमने पढ़ तो लिया है थ्योरम, बट उसकी एप्लीकेशंस करते हैं। तो चलिए एप्लीकेशंस, तो एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि जिसके रूट्स आपके कुछ इस तरीके से हो कि y डबल डैश, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में देती हूँ, आप सभी सॉल्व करना। ठीक है, ये है हमारी
डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर लगा दूंगी, आप सभी सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन निकालते टाइम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, वाई डैश को ऑक्सिलरी लिखते टाइम वाई डैश को आर और वाई डबल डैश को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने वहां पे डी स्क्वायर और डी किया था, बट उसे ऑक्सिलरी के फॉर्म में लिखूं तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए बी ए आर प्लस, सॉरी सारे प्लस में थे ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे जनरल मेथड में। यहाँ पे वाई डबल डैश रिप्लेस होगा वाई आर स्क्वायर से, वाई डैश रिप्लेस होगा आर से, वाई ट्रिपल डैश रिप्लेस होगा आर क्यूब से, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों लिखी जाती है, ताकि हम रूट्स को रेक्टिफाई कर सकते, उसके नेचर को जान पाए, साथ ही साथ रूट्स क्या हैं उसे भी देख पाए, क्योंकि यूज उसका होता है सॉल्यूशन निकालते टाइम। तो यहाँ पे बच्चों ये किसका फैक्टर है, -5r माइनस आर, इस तरीके से इक्वेशन को लिखा जा सकता है। -6r को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से हमने r कॉमन लिया तो r माइनस 5, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो r माइनस 5, तो बेसिकली r माइनस 5 इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। तो रूट्स कैसे बने आपके, 1 और 5, दोनों रूट्स ही रियल हैं, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट है, अलग अलग डिफरेंट रूट्स हैं। तो पहला सॉल्यूशन दैट वाज, सॉल्यूशन क्या था पहला, कि जब भी आपके डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आए तो कांस्टेंट, लेट्स से a या फिर c1 बोल दो, इंटू ई टू द पावर लैम्डा 1। अब किसी को भी लैम्डा 1 और किसी को भी लैम्डा 2 आप बोल सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस है। तो मैंने पहले वाले को लैम्डा 1, दूसरे वाले को लैम्डा 2 बोल दिया। तो यहाँ से ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर 5x। बच्चों ये सॉल्यूशन आया, ठीक है। तो ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबको बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया जाता है, आप सभी सॉल्व करना, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, y डबल डैश 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। टाइमर मैं आप सभी को दे रही हूँ, 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान, 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो बताओ, समय शुरू होता है आपका, अब सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, वहां से आपको रूट्स निकालने हैं, उनका नेचर फाइंड आउट करना है और उनकी वैल्यू, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि केस 1 का है, केस 2 का है या फिर केस 3 का है, ठीक है। बस टाइम इज अबाउट टू, समय आपका खत्म होने ही वाला है, बस मुश्किल से आपके 10 सेकेंड्स और है, ठीक है। अब आप तो सॉल्व कर रहे हो ना, तो कौन सा आपको सुंदर सुंदर लिखना है, जल्दी जल्दी रफली सॉल्व करिए। चलिए 1 सेकेंड ज्यादा। चलो, तो यहां से बच्चों में क्या समझ आया कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि r प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 4r आने वाला है। यहाँ से हमें रूट्स क्या क्या मिले, r की वैल्यू है -2 एंड -2, क्योंकि 2 बार है। तो समझ ये आया कि रूट्स जो है रियल हैं और सेम है। तो ऐसे केस में बच्चों जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, जब भी सेम हो तो yx इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, अभी आपको बताया गया a और b के फॉर्म में रखो तो a प्लस bx
इंटू ई टू द पावर जो भी आपके रूट है तो -2x, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि y डबल डैश -6y डैश प्लस 25y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी से पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी सॉल्यूशन, ठीक है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं ही कर देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या मिल रही है यहाँ से? r² - 6r प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इस इक्वेशन को देख के समझ आया कि आसानी से इसका हम फैक्टराइज इसको नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको फैक्टर्स। अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है? सिंपल सा रूल है, श्रीधराचार्य मेथड लगाइए। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है कि -b, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -6, तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस b², मतलब -6 का स्क्वायर विच इज 36 -4ac। a की वैल्यू है 1 क्योंकि r² का कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू c विच इज 25 अपॉन 2, ठीक है? तो माइनस माइनस बच्चों क्या हुआ? +6, यहां से 36 माइनस 25 इंटू 100 इज 25 इंटू 4 इज 100, ठीक है? ये आया है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से मैं क्या मिलेगा? यहां से मैं मिल रहा है कि 6 प्लस माइनस -64 अपॉन 2, ठीक है? 64 को अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर रखूं तो वो क्या हो जाएगा? 8। यहां से आया r की वैल्यू 6 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट ऑफ -1 कुछ और नहीं बल्कि अयोटा होता है। तो यहां से मिला हमें r की वैल्यू, ये 3 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स और ये अयोटा। तो रूट्स क्या है? 3 + 4 अयोटा 3 + 4 अयोटा और 3 - 4 अयोटा। तो सॉल्यूशन बच्चों क्या हो जाएगा? अगर इसे मैं अल्फा प्लस माइनस बीटा आई से कंपेयर करूं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 3 है, तो e टू द पावर 3x, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? c1 cos बीटा एक्स, तो c1, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है? बीटा की वैल्यू मिल रही है हमें 4, तो c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। तो बच्चों ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से हम डील करते हैं। तो चलिए, ये तो रहा हमारा। अगर मैं 2 मिनट समरी की बात करूं आज की क्लास का, तो आज की क्लास में हमने क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हमने डील किया। उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करी। कांस्टेंट कोफिशिएंट में भी डी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें भी हमने देखा कि 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये सेकंड ना हो के हायर होता तो क्या हो जाता? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट्स 1 से ज्यादा होते। सपोज आपका 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, तो वहां से बच्चों कितने रूट्स मिलते? 4 रूट्स मिलते। सेम वही चीज है कि रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल और सेम हो सकते हैं, और रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तीसरा, जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो जो केस 1 की तरह आया वो। दूसरा है कि अगर सेम हो गए तो क्या बनेगा? जो केस 2 की तरह आया वो, कि x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सपोज सेम और डिस्टिंक्ट 2 आ जाए, ठीक है? अगर हमने सपोज हमारी रूट्स आई, हमने थर्ड ऑर्डर
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, जहां पे सपोज हमारे रूट्स कैसे बन रहे हैं, 2, 2 और 3। क्या समझ आया कि रूट्स रियल हैं और कुछ रूट्स रिपीट कर रहे हैं और कुछ रूट्स डिफरेंट हैं। तो सॉल्यूशन क्या बना, जो रिपीट कर रहे हैं उसे उस तरीके से, तो 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सॉल्यूशन c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस तीसरे के लिए ई टू द पावर 3x। ठीक है, तीसरे रूट के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा और बाकी 2 रूट्स के करस्पॉन्डिंग ये। तो मेनली जो आपका है 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बहुत सारे तरीके से आ सकता है कि रूट्स आपके रियल डिस्टिंक्ट, रूट्स आपके डिस्टिंक्ट सेम, कॉम्प्लेक्स तीनों एक साथ, या फिर 2 को अलग अलग एक साथ रखें। तो कुछ भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकता है, बट वो जो तीनों हैं उनको मेनली ऐसे सॉल्व करते हैं। अब जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा तो उसे तो डेफिनेटली हम मैथ्स के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं कि जितने एक तरीके के हैं उस पर पर्टिकुलर रिजल्ट, जो बाकी डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट। ठीक है, तो सबको बात समझ आ गई। तो यही थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। ठीक है, नए क्लास में हम दूसरे क्लास में नए टॉपिक को करेंगे। अभी तक की क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी काम कर लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आने वाली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।